Guys, I am Vivek and today we will learn about the phenomena associated with redox reaction. In this class, we will learn about the rancidity and corrosion. Chemical reactions and equation. Class 10, part 7. Phenomena associated with redox reactions. There are two phenomena associated with redox reaction. First, rancidity, and second one is corrosion. Rancidity. What is rancidity? Rancidity means oxidation of fats and oils present in food to give out foul smell and bad taste. कहने का मतलब ये है कि जो आपके फूड में फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर उनका ऑक्साइडेशन हो जाए तो वो फाउल स्मेल और बैड टेस्ट देने लग जाते हैं. यानी उनका जो ओडर होता है, उनका जो फूड में जो स्पाइसेस का अरोमा होता है, वो अरोमा चेंज हो जाएगा, वो जो उसके अंदर फाउल स्मेल प्रोड्यूस होने लग जाएगी. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी. ऐसा रेंसिडिटी होता क्यों है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेंसिडिटी होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्साइडेशन. ऑक्साइडेशन किसका हो रहा है? फैट्स का हो रहा है, ऑयल्स का हो रहा है, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना. और इस वजह से जैसे वो ऑक्साइडेशन होता है तो फाउल स्मेल और बैड टेस्ट देने लग जाते हैं. यानी उनका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, वो मतलब खाने लायक नहीं रहते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी. ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है. रिडॉक्स रिएक्शन में आपने रिडक्शन और ऑक्साइडेशन पढ़ा था. ठीक है, और रेंसिडिटी ऑक्साइडेशन से रिलेटेड है. अगर फैट्स और ऑयल्स जो फूड में प्रेजेंट है, अगर उनका ऑक्साइडेशन हो जाता है, इस वजह से वो फाउल स्मेल और बैड टेस्ट देने लग जाते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी. ठीक है, क्लियर है. तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? ऑक्साइडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स present in food to give out फाउल स्मेल. नहीं, फूड में फाउल स्मेल आने लग जाती है एंड बैड टेस्ट, और फूड का जो टेस्ट है वो बेकार हो जाता है. तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी. इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी. तो बेटा जी देखिए, अब फूड में मतलब फूड जो है उसमें ऑयल और फैट्स तो प्रेजेंट होते ही होते हैं. ठीक है, और अगर उनका ऑक्साइडेशन हो जाएगा तो फाउल स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, बैड टेस्ट प्रोड्यूस करेंगे. इससे फूड की क्या हो जाएगी? वेस्टेज हो जाएगी. तो आपको कैसे भी फूड को ऑक्साइडेशन से बचाना है. ठीक है, तो यहां पे कुछ मेथड्स हैं. मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी. फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए कुछ मेथड. ठीक है, फर्स्ट मेथड इज रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ. या आप जस्ट इतना लिख लो, रेफ्रिजरेशन. In this method,
we keep the food at low temperature, and in such condition refrigeration slow down the process of oxidation. ठीक है, when you keep the food at low temperature it slow down the process of oxidation. ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है? कीपिंग द फूड एट लो टेम्परेचर. ठीक है, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ at low temperature slow down the process of oxidation. क्लियर है? ये पहला मेथड. सेकेंड मेथड, by adding antioxidants. देखिए नाम ही क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स. What are antioxidants? These are the special kind of chemicals that are used in food industry. These chemicals slow down the process of oxidation. ठीक है, clear है? Sir. And there are two example of antioxidant, BHA. These are the famous chemicals, BHA and BHT. BHA means butylated hydroxyanisole and BHT is butylated hydroxytoluene. These are the popular antioxidants that prevent oxidation of food. So antioxidant clear है? Yes, ये chemicals होते हैं. ठीक है, so these are special kind of chemicals that are used before packaging food. फूड की पैकेजिंग करने से पहले हम इनको ऐड कर देते हैं किसमें? फूड स्टफ. ठीक है, तो these are the special kind of chemical that are used before packaging of food stuff. मतलब कि फूड स्टफ को पैक करने से पहले उन कंटेनर्स में या फूड स्टफ में क्या ऐड कर दिया जाता है? केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं. ठीक है, these chemicals slow down the process of oxidation. आप इसको ऐसे समझ लें, these are special kind of chemical that are added to food stuff. फूड स्टफ में ऐड कर दिए जाते हैं. जैसे आप मार्केट में बहुत सारे कैचअप्स आते हैं, ठीक है ना, फ्रूट जूसेस आते हैं, जैसे रियल जूस आता है, तो रियल जूस में आप देखते हैं कुछ केमिकल्स ऐड होते हैं, इसलिए उसको आप 5 या 6 मंथ स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, ये केमिकल्स 3 या 4 मंथ या 5 मंथ के लिए क्या होते हैं? मतलब कि ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को क्या कर देंगे? स्लो कर देंगे, ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे. और जब ये केमिकल 3 या 4 मंथ बाद इनइफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे रियल जूस का जो पैकेट होता है वो पफ हो जाता है और उस पर साफ साफ वार्निंग लिखी हुई है कि अगर ये पैकेट आप किसी भी शॉप से खरीद रहे हैं, किसी मार्केट सुपर मार्केट से खरीद रहे हैं और अगर पैकेट पफ है तो आप उनको परचेज ना करें. क्यों? क्योंकि समझ लीजिए वो केमिकल्स इनइफेक्टिव हो गए हैं और जो फूड स्टफ उसके अंदर पैक है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है. क्लियर है सर? समझ में आ गया? और अगर ऑक्सीडेशन हो गया होगा तो वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट बैड होगा, ठीक है, फाउल स्मेल प्रोड्यूस कर रहा होगा. ठीक है, तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये 5 या मतलब 3 या 4 मंथ के लिए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं. तो these are special kind of chemical that are added to food stuff before
पैकिंग, फूड स्टफ को पैक करने से पहले फूड स्टफ में ये चीजें क्या कर दी जाती हैं, ऐड कर दी हैं, ठीक है। एंड दीज केमिकल्स स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्साइडेशन। क्लियर है सर? एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, मैंने अभी आपको दो एग्जाम्पल दिए थे, BHA और एक BHT, ठीक है, क्लियर है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्साइडेशन के प्रोसेस को स्लो कर देगा, लेकिन कब स्लो कर पाएगा, जब तक ये इफेक्टिव है, ठीक है। 2 या 3 मंथ, जैसे बहुत सी चीजों पे आपने वार्निंग लिखी होती है, बेस्ट बिफोर 3 मंथ, बेस्ट बिफोर 6 मंथ, देखा है ना, जूसेस पे लिखा होता है बेस्ट बिफोर 3 मंथ। वो क्यों लिखा है कि 3 मंथ तक ये इफेक्टिव है, ये 3 मंथ तक ऑक्साइडेशन को रोक सकते हैं, उसके बाद ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं, और जो फूड स्टफ उसके अंदर होगा वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ गया कहीं से भी, अगर वो ओपन हो गया, ठीक है, या पैकेट पफ हो गया है, तो समझ लीजिए उस फूड का ऑक्साइडेशन हो चुका है। BHT सेम है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टूलीन। ये दो एंटीऑक्सीडेंट है, इनको आप याद रखेंगे। देखो, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्साइडेशन को रोक सके, स्लो कर सके, क्या बोलेंगे उसको, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। पहला मेथड क्या था, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या किया जाता है, फूड स्टफ को लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है, और जब आप लो टेम्परेचर उसको रख देंगे तो ऑक्साइडेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आया। थर्ड, रिप्लेस एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, विद नाइट्रोजन। ऐसा कुछ फूड स्टफ में किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि जिस पैकेट में फूड स्टफ को आप रखेंगे, ठीक है, क्लियर है, उनको फ्लश कर दिया जाएगा, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। पैकेट्स को पैकिंग करने से पहले ही उसमें क्या कर दिया जाएगा, फ्लश कर दिया जाएगा, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। फिर जब पैकेट को सील कर रहे होंगे तो नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाएगी उसके अंदर, यानी कि जो फूड स्टफ होगा वो किसकी सराउंडिंग में होगा, नाइट्रोजन की सराउंडिंग में होगा, ना कि ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं, जब ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो ऑक्साइडेशन होगा ही नहीं, समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो ऐसा किस में होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बैग्स ऑफ चिप्स। जैसे आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, ठीक है, वो देखा पफ होते हैं, उसमें देखो गैस भरी हुई होती है, वो जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। और जो पैकेट्स हैं चिप्स के, उनको फ्लश किया जाता है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो स्लो डाउन द ऑक्साइडेशन। तो बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। तो बेटा जी, पैकेट्स में क्या क्या भरा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और क्या नाइट्रोजन ऑक्साइडेशन को सपोर्ट करती है, नहीं करती है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, ठीक है, टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्साइडेशन। क्लियर, तीन चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अभी आपको रेंसिडिटी क्लियर होगा, किस तरीके से हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। 3 मेथड मैंने आपको बताए। जो हम पढ़ेंगे वो है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग में क्या किया जाता है कि पहले फूड स्टफ को किसी कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, लेकिन सील करने से पहले उसको इवैक्यूएट कर दिया जाता है। इवैक्यूएट करने का मतलब क्या, उसमें जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, उसको इवैक्यूएट करने का मतलब हमारे पास कोई डिवाइस होते हैं जिसकी हेल्प से हम उसमें से ऑक्सीजन सक कर लेते हैं, एयर को सक कर लेते हैं, ठीक है, जैसे वैक्यूम पंप हो गया। तो पैकेट्स में से हम क्या करेंगे, एयर को सक कर लेंगे, कंटेनर को इवैक्यूएट कर देंगे। अब उस पैकेट के अंदर सील करने से पहले ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी ना, तो फिर ऑक्साइडेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल मेथड है। पहले क्या करना है, जैसे आपने नमक के पैकेट लेके होंगे, उसमें लिखा होता है वैक्यूम इवेपोरेटेड। वैक्यूम इवेपोरेटेड का मतलब क्या है ना, वो इवेपोरेटेड का मतलब है उसमें ना मॉइस्चर होता है,
ठीक है। और वैक्यूम इवेपोरेटेड का मतलब ये है कि जो उसको सील किया गया ना, पहले पैकेट्स में हमने सॉल्ट को रखा, पैकेट में सॉल्ट को डाल दिया, उसके बाद हमने उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, पैकेट में निकाल दिया, पैकेट में से निकाल दिया, फिर उसको सील कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। यानी जिस कंटेनर में आप फूड स्टफ को पैक कर रहे हो ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ मेथड है वैक्यूम पैकिंग। in this method मतलब this method is followed in number of cases. So in number of cases after packing of food, the container is evacuated. इवैक्यूएट का मतलब क्या है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा, ठीक है। द कंटेनर इज इवैक्यूएटेड बिफोर सीलिंग, सील करने से पहले, कंटेनर को बंद करने से पहले, नमक के पैकेट में नमक पैक करने के बाद जब उसको सील करने जाते हैं उससे पहले उसमें से क्या निकाल लेना है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर निकाल दिया जाता है, ठीक है। द कंटेनर इवैक्यूएटेड बिफोर सीलिंग सो दैट no oxygen is available. No oxygen is available. Bring about the oxidation. तो यहां पर ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चार मेथड थे जिससे हम एसिडिटी को रोक सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं एक बार। फर्स्ट मेथड इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मींस कीपिंग द फूड स्टफ एट लो टेम्परेचर एंड दैट प्रिवेंट द और दैट स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। सेकेंड वन इज by adding antioxidant. Antioxidant, what are antioxidant? These are the special kind of chemical that are added to food stuff and prevent the or slow down the process of oxidation. Third method is replace air, replace oxygen with nitrogen. This method is followed in chips. When we pack the chips in a packet, we flush down the packets with the nitrogen to slow down the process of oxidation or to prevent the process of oxidation, ठीक है। And fourth method is vacuum packing. In this method is followed in number of cases after packing the food stuff, the container is evacuated. कंटेनर क्या करना है, evacuate करना है, ठीक है। Before sealing, सील करने से पहले ऐसा करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहां पर कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, so that no oxygen is available to bring about the oxidation, ठीक है। ये था रेंसिडिटी। आपको एक फिनोमिना समझ में आ गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। फूड स्टफ में कुछ फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाए तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, फैटी एसिड कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, जिससे फूड स्टफ में बैड टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है और फाउल स्मेल आने लग जाती है। क्लियर है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसा हो पाता है, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करना है कैसे भी। और मेथड्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन, सेकंड है एंटीऑक्सीडेंट्स, फूड स्टफ में आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। थर्ड है कि आप ऑक्सीजन को रिप्लेस करें। किसके साथ रिप्लेस करें? ऐसी गैस के साथ रिप्लेस करें जो कि ऑक्सीडेशन को सपोर्ट नहीं करती हो, जैसे कि आपने देख लिया क्या, नाइट्रोजन। और फोर्थ मेथड है बड़ा सिंपल सा, वैक्यूम पैकिंग, कि ऑक्सीजन की एबिलिटी को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। कैसे कर सकते हैं? जिस कंटेनर पैक कर रहे हैं उसको इवैक्यूएट करें, ठीक है। अब हम अगला फिनोमेना पढ़ेंगे, कोरोजन, ठीक है। अब हम
देखेंगे कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है बेटा जी द वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर। मेटल्स ना लेयर बाय लेयर फॉर्म होती है, एक लेयर, दो लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। ठीक है, ये डिपेंड करता है मेटल की गर्थ पर कि मेटल कितनी मोटी है। जितनी ज्यादा मोटी होगी उतनी ज्यादा उस पर क्या होंगी, लेयर होगी। ठीक है, क्लियर है। और मेटल लेयर बाय लेयर जब वेस्ट होने लग जाए, डैमेज होने लग जाए, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। पर डैमेज कौन कर रहा है? डैमेज कर रहे हैं एयर, मॉइस्चर एंड सम केमिकल्स प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो मेटल का लेयर बाय लेयर खराब होना, और पर खराब कौन कर रहा है? एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अगर इन तीन चीजों से मेटल लेयर बाय लेयर खराब होने लग जाती है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या है? ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर। मेटल एक साथ खराब नहीं होती कभी भी, एक एक लेयर उसकी क्या होगी, डैमेज होगी। ठीक है, क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर ड्यू टू रिएक्शन विद मेटल ना रिएक्ट कर जाती है। किससे रिएक्ट कर जाती है? रिएक्शन विद एयर। एयर से मेरा मतलब है ऑक्सीजन। ठीक है, और कुछ और भी गैसेस होंगी, पर मोस्ट प्रोमिनेंटली कौन सी गैस एक्ट करती है? ऑक्सीजन। ठीक है, विद एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में ना कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट है, और जो कि मेटल को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे अब आपका होगा कि कैसे, केमिकल्स कौन से हैं? आपने एसिड रेन का नाम सुना है? तो एसिड रेन एक केमिकल है ना, और जब भी वो मेटल्स पर या किसी भी मार्बल मॉन्यूमेंट पे फॉल करती है तो वो उसको करोड कर देती है, डैमेज कर देती है। ठीक है, क्लियर है। तो प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज, क्या है डिसएडवांटेज? अगर कोई मेटल इतनी मोटी गर्थ है, उसकी काफी गर्थ है मेटल की, और वो लेयर बाय लेयर डैमेज होगी, लेयर बाय लेयर क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो बताओ मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है? कम होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कोरोजन से क्या होता है? इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। अब जैसे आपने देखा है आयरन है, ब्रिजेस में यूज होता है आयरन, यानी कि स्टील। ठीक है, रेलवे के कोच हैं, बसेस हैं, क्लियर है। ये सभी किससे बने? आयरन से या स्टील से बने हुए हैं। और ये अगर लेयर बाय लेयर डैमेज होने लग जाएंगे तो बताइए ब्रिजेस गिर जाएंगे या नहीं गिर जाएंगे? पक्का। अब आपने शिप देखी होंगी, शिप का कुछ पार्ट पानी में रहता है और वो मतलब कि वो रस्ट हो जाता है और लेयर बाय लेयर खराब हो जाता है। तो ऐसी शिप डूब सकती है, नहीं डूब सकती? तो उतना पोर्शन हमें हर साल उसका शिप का क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मेटल कोचेस को रस्टिंग से बचाने के लिए हम उस पर हर साल कुछ ना कुछ, मतलब रस्टिंग से बचाने के लिए हम उस पर पेंट करते रहते हैं, उसको रस्टिंग से बचाते रहते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट उसका रस्ट कर जाता है, जिसको हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। तो इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को स्लो डाउन भी करना है। वो हम स्लो डाउन कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, पहले तो आपने ये समझना है कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। और दूसरी बात आपको अच्छे से पता चल गई है, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मेटल।
मेटल की क्या हो रही है? वेस्टेज हो रही है, वेस्ट जा रहा है हमारा कुछ पार्ट मेटल का हर साल, इससे इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं कंट्री को। ठीक है, अब हम करोजन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, करोजन ऑफ कॉपर। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। कॉपर के ऊपर ना एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, वो करोजन ऑफ कॉपर है। क्लियर है सभी, समझ में आ गया? जो न्यू कॉपर वेसल होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस पर क्या फॉर्म हो जाती है? ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि मॉइस्ट एयर उससे क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है। मॉइस्चर और एयर, ये दो चीजें उससे अगर रिएक्ट कर जाएंगी तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की क्या फॉर्म हो जाएगी? लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो वो शाइनी नहीं रहता, उसका अपीयरेंस डल हो जाता है, वो अपना लस्टर क्या कर देता है? लूज कर देता है। ठीक है, जबकि आपने देखा है कि कॉपर ना लेस रिएक्टिव मेटल है, फिर भी कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है एयर में और उनसे वो क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है। ठीक है, देखेंगे कॉपर किस किस से रिएक्ट करके ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म कर देती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। ठीक है, न्यू कॉपर वेसल, न्यू कॉपर वेसल मैं आपको कलर भी बता देता हूं, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट फॉर्म्स अ ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इस ग्रीन लेयर का नाम याद रखेंगे, क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। न्यू कॉपर वेसल रेडिश ब्राउन कलर का था, कुछ टाइम बाद उसने क्या फॉर्म कर लिया है? एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म कर ली है। और जब वो ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म करता है, ठीक है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, एयर से मतलब है ऑक्सीजन, एंड मॉइस्चर। और एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है या नहीं होता? एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब मैं इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूं, आप ध्यान से देखो। ये कॉपर, ठीक है, और बैलेंस भी करवाना है आपने। कॉपर प्लस, देखो क्या क्या एयर से मिला उसको? ऑक्सीजन एयर से मिली, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आया, वाटर वेपर्स कहां से आए? एयर से। ये फ्रॉम मॉइस्ट एयर, एयर में ये सब कुछ था। ठीक है, ये तीन चीजें थी जो कि कॉपर से क्या कर जाती हैं? रिएक्ट कर जाती हैं, और उसके बाद उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। ग्रीन कलर की लेयर का नाम बताओ, क्या था भाई ग्रीन कलर की लेयर का नाम? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, भूलना नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? CuCO3 डॉट CuOH2। ये पूरा एक कंपाउंड है, CuCO3 डॉट CuOH2। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हम कहते हैं, ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कोटिंग है। कोई भी आपसे पूछे कि कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है उसका नाम बताओ। ग्रीन कोटिंग। तो ग्रीन कोटिंग बेसिक नाम क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हमारे यहाँ आधे बच्चे सो रहे हैं। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कोटिंग का नाम क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर है? और नए जो कॉपर वेसल होता है उसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, शाइनी होता है, लस्टर होता है। लेकिन जैसे ही वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसका अपीयरेंस डल होने लग जाता है धीरे धीरे। क्लियर है? वो अपना लस्टर लूज करने लग जाता है।
और वो ऐसा लूज इसलिए करता है क्योंकि उस पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और एक ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो ये था कोरोजन ऑफ कॉपर। डिसएडवांटेज कोरोजन के आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर नोबल मेटल है, ठीक है, फिर भी सिल्वर कुछ टाइम के बाद ब्लैक होने लगी है, और आज से 50 साल पहले इतनी ब्लैक नहीं होती थी जितनी अब होने लगी है। उसका रीजन है कि एयर में कुछ केमिकल्स हैं जो जिनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, जैसे कुछ सल्फर कंपाउंड्स। सल्फर कंपाउंड में मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस है, और ये सिल्वर से रिएक्ट कर जाती है, और जब सिल्वर इससे रिएक्ट कर जाता है, जबकि वो नोबल मेटल है सिल्वर, फिर भी जब वो सल्फर कंपाउंड यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और ब्लैक कलर की जो कोटिंग फॉर्म हो जाती है उसको कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो ब्लैक कलर की कोटिंग का नाम है, आपको याद रखना है, क्या है ब्लैक कलर की कोटिंग का नाम? सिल्वर सल्फाइड। क्लियर? आओ देखिए, तो सिल्वर बताओ नोबल मेटल है या नहीं है? हाँ। और नोबल मेटल जल्दी से अपना लस्टर लूज नहीं करती, ठीक है। उनका अपीयरेंस जो होता है वो बहुत शाइनी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सिल्वर जो है वो सल्फर कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद अपना लस्टर क्या कर रही है? लूज कर रही है। ऑल्दो सिल्वर इज अ नोबल मेटल, दिख रहा है ना सभी को? सर Here. It reacts with सल्फर कंपाउंड्स, यानी सिल्वर नोबल मेटल होने के बावजूद भी सल्फर कंपाउंड से क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है। रिएक्ट विद सल्फर कंपाउंड्स सच एज, कौन सा था सिल्वर का? वो सल्फर कंपाउंड क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड, सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड। आज से 50 साल पहले, 50 इयर्स पहले इनका अमाउंट कम हुआ करता था ऐसे कंपाउंड का, ठीक है। लेकिन अब इनका अमाउंट प्रोमिनेंट अमाउंट में मतलब कि इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है, प्रोमिनेंटली इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसका फॉर्मूला क्या है? H2S, ठीक है। अब ये इससे रिएक्ट कर जाती है और एक क्या फॉर्म कर लेती? टू फॉर्म इसकी तो ग्रीन कलर की लेयर थी कॉपर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर कैसे कलर की लेयर है? कार्बन, ब्लैक कलर की, ठीक है। टू फॉर्म ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये ब्लैक लेयर का नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, नीचे वाला रिएक्शन देखो बैलेंस है या नहीं है? कॉपर सिंगल था, यहां पर भी सिंगल है। कार्बन एक है, यहां पर भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन टोटल गिनो कितने हैं? 2, 2, 4 और 1, 5, 3 और 2, 5, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी क्या है? 2 है। नीचे वाली इक्वेशन देख रहे हैं आप, क्या है? बैलेंस, ठीक है। बेटा जी, यहाँ ब्लैक लेयर जो सिल्वर के ऊपर फॉर्म हो गई उसका नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड। जबकि कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हुई थी उसका नाम था बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ देखें, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, आर्जेंटम कहते हैं इसको, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड से ये रिएक्ट कर रही है H2S से, क्लियर है? सिल्वर सॉलिड है, H2S क्या है? गैस, ठीक है। जब ये इससे रिएक्ट करती है तो फॉर्म हो जाता है सिल्वर सल्फाइड। अब ये सिल्वर सल्फाइड कैसे बनता है? यहाँ सिल्वर की वैलेंसी है 1 और सल्फाइड की वैलेंसी क्या है? 2। सिल्वर की वैलेंसी क्या है? 1 प्लस, और सल्फाइड की क्या है? 4, 2 माइनस। तो फॉर्म क्या हो जाएगा? बोलो भाई, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। और ये इसका कलर बताओ, सिल्वर सल्फाइड का कैसा होगा? ब्लैक कोटिंग होगी, ब्लैक लेयर होगी,
ये ब्लैक कोटिंग है जो इसके ऊपर, इसका नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड। अब ये आप इक्वेशन को देखो, बैलेंस है क्या? सिल्वर यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ पर भी क्या करना है? 2 करना है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 है, सल्फर सिंगल है, सिंगल। बैलेंस है या नहीं? बैलेंस है। चलिए, थर्ड, corrosion of iron, corrosion of iron. Corrosion of iron is called rusting. आयरन के करोजन को क्या कहते हैं? रस्टिंग। क्या कॉपर रस्ट होता है? नहीं, कॉपर रस्ट नहीं होता, कॉपर का जस्ट करोजन होता है, सिल्वर का जस्ट करोजन होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? करोजन का मतलब क्या है? उनके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, उनके ऊपर जस्ट एक क्या फॉर्म हो रही है? लेयर। लेकिन यहां पर आयरन के ऊपर जो लेयर फॉर्म होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। मतलब द प्रोसेस ऑफ करोजन में यहां से लिखा हूं, प्रोसेस ऑफ करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। इन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। आप बस अभी 10th क्लास के लिए बस इतना याद रखें कि सिल्वर और कॉपर इनका क्या होता है? करोजन होता है। इनको रस्टिंग नहीं कहते, मतलब ये प्रोसेस रस्ट नहीं कहलाता। वो जो दो मेटल है उनका वो जस्ट करोड हो रही है। यहां इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। स्पेसिफिक नेम दिया है रस्टिंग। ठीक है, ऐसा कब होता है? व्हेन आयरन comes in contact with, when iron comes in contact with moist air, it forms a brown flaky layer। जब आयरन पे रस्टिंग हो जाती है तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि कैसे कलर की है? ब्राउन कलर की। ब्राउन फ्लेकी लेयर। फ्लेकी है, फ्लेक्स का मतलब क्या है? ये जो लेयर है वो इजीली पील ऑफ हो जाती है। पील ऑफ का मतलब क्या? इसके ऊपर एक पाउडर की फॉर्म में आ जाती है लेयर। और ये फर्स्ट लेयर, जब रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हुआ तो आयरन की जो फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर अगर रस्टिंग हुई तो ये फर्स्ट लेयर ना पूरी पाउडर डाउन हो जाएगी। ब्राउन कलर का क्या फॉर्म हो जाएगी? पाउडर फॉर्म हो जाएगी। और ब्राउन कलर का जब ये पाउडर फॉर्म हुई तो ये लेयर क्या हो जाएगी? जरा सी हवा चलेगी, पील ऑफ हो जाएगी, उड़ जाएगी और सेकंड लेयर एक्सपोज हो जाएगी। फिर सेकंड लेयर पे रस्टिंग होगी, ठीक है, फिर वो पील ऑफ हो जाएगी। फिर थर्ड लेयर एक्सपोज होगी और उस पर रस्टिंग होगी। ऐसे मेटल लेयर बाई लेयर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है सर? सुनो, जो आपने सिल्वर सल्फाइड के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हुई थी, वो जो लेयर थी वो पील ऑफ नहीं होती, पील ऑफ नहीं होती। ठीक है, वो जो लेयर है उसको हम कहेंगे पैसिव लेयर। क्या बोलेंगे? पैसिव लेयर। ठीक है, कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है वो लेयर भी पैसिव होती है, वो पील ऑफ नहीं होती। वो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म, ग्रीन कलर की कोटिंग सी फॉर्म हो गई जस्ट, उससे वो लेयर बाई लेयर खराब नहीं होगा। वो ऊपर एक लेयर है जो ग्रीन कलर की हो गई, उसके बाद वो लेयर पील ऑफ नहीं होगी। जब वो पील ऑफ नहीं होगी तो बताओ नीचे वाली लेयर का कभी डैमेज होगी? नहीं, कभी डैमेज नहीं होगी। लेकिन आयरन के केस में क्या होता है? जैसे फर्स्ट लेयर पे रस्टिंग हुई वो पील ऑफ हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि रस्ट जो होती है ना वो पाउडर डाउन हो जाता है। आयरन का जो लेयर है वो कैसी हो जाएगी? पाउडर डाउन हो जाएगी। फ्लेक्स बन जाएंगे आयरन के, पाउडर डाउन होगी, फ्लेक्स बन जाएंगे, पील ऑफ हो जाएगी, हवा चलेगी, उड़ जाएगी और सेकंड लेयर एक्सपोज हो जाएगी। जबकि कॉपर के केस में सेकंड लेयर एक्सपोज नहीं होती, सिल्वर के केस में सेकंड लेयर एक्सपोज नहीं हो रही है, पर आयरन के केस में सेकंड लेयर क्या हो रही है? एक्सपोज हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है, वो एक अलग फिनोमिना है।
कॉपर में जो हुआ वो एक अलग फिनोमिना है, ठीक है, ये फिनोमिना ही टोटली अलग है, समझ में आ रहा है? तो इट फॉर्म्स अ, मतलब कि हो तो ऑक्साइडेशन ही रहा है, ठीक है, क्लियर है? लेकिन यहां पर ये ब्राउन कलर की लेयर मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। सुन, प्रोसेस ऑफ corrosion of iron is called rusting. When iron comes in contact with moisture, it forms a brown flaky layer called rust. ठीक है, देखिए क्या, सुन, आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है, ये मॉइस्चर, तो देखो ऑक्सीजन और वाटर, वाटर के आगे आप X लगा सकते हैं। अब ये X क्यों लगाया, सुनो, रस्ट कई तरीके की होती है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट एक लेयर फॉर्म नहीं हो रही है, इसलिए मैं कॉपर के केस में करोजन बोलता हूं। यहां ना वाटर का जो अमाउंट है और जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, अगर वो वेरी कर गया, अगर वो क्या कर गया, अमाउंट वेरी कर गया, ठीक है, तो रस्ट जो ये जो करोजन हो रहा है आयरन का, वो डिफरेंट तरीके का हो जाएगा, इसलिए इसको रस्ट नाम दिया है। डिफरेंट तरीके का कैसे हो जाएगा, सुनो देखो, एक रस्ट होती है रेड रस्ट, ठीक है, एक होती है ब्राउन रस्ट, एक होता है येलो रस्ट। येलो रस्ट आपको पता है कहां दिखेगी, प्लम्बिंग पाइप्स में। अगर आपके घर में कभी प्लम्बिंग के पाइप्स खुले हो, सैनिटरी पाइप्स खुले हो, तो उनको जरा देखो, उनके आयरन के पाइप्स के अंदर येलो येलो पानी आ जाता है कभी बार। वो येलो पानी क्या है, वो येलो पानी है, वो येलो कलर की रस्ट है। वो रस्ट कैसे फॉर्म हुई है, वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है पर वाटर की प्रेजेंस क्या है, ज्यादा, तो येलो रस्ट फॉर्म होगी। अगर वाटर और ऑक्सीजन का अमाउंट इक्वल है, मतलब कि दोनों प्रोमिनेंट अमाउंट में आयरन को मिल रहे हैं, तो ब्राउन कलर की रस्ट फॉर्म होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर क्लियर है? ऐसी रेड रस्ट है, जहां ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट थोड़ा क्या है, कम है, तो रेड रस्ट फॉर्म होगी। क्लियर? और जब एयर में मॉइस्चर भी मिल रहा है आयरन को सफिशिएंट अमाउंट में, और ऑक्सीजन भी सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है, तो ब्राउन कलर की क्या फॉर्म हो जाएगी, रस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो रस्ट कई तरीके की होती है, और ये जो टाइप्स ऑफ रस्ट है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए प्रोसेस ना थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया, क्या, रस्ट। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया रस्टिंग, और इस जो कंपाउंड फॉर्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, रस्ट। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस XH2O, X क्यों लगा है, वाटर का अमाउंट क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं पर क्या है, कम है, और अगर ज्यादा या कम होगा तो टाइप ऑफ रस्ट क्या हो जाएगी, मतलब कि डिफरेंट टाइप की रस्ट क्या होंगी, फॉर्म होगी। ठीक है, ये मॉइस्चर, क्लियर? अभी फॉर्म होता है कंपाउंड Fe2O3 डॉट XH2O। क्या फॉर्म हो रहा है, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये भाई कैसे कैसे कलर की रस्ट हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, येलो हो सकती है। ठीक है ना, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर। इसलिए वाटर के आगे मैंने क्या लगा दिया है, X लगा दिया है, या N लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो। वैसे इसका केमिकल नेम क्या है, जैसे ऊपर जो ब्लैक कोटिंग सिल्वर में फॉर्म हुई थी उसका केमिकल नेम था सिल्वर सल्फाइड, ऐसे ही इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रस्ट है। ठीक है, और रस्ट मैं फिर बोल रहा हूं ये एक्टिव लेयर है। एक्टिव लेयर का मतलब क्या है, रस्ट पाउडर डाउन द लेयर ऑफ मेटल एंड गेट पील ऑफ। रस्ट पहली लेयर को पाउडर डाउन करती है, पील ऑफ हो जाती है, और सेकंड लेयर एक्सपोज हो जाती है। ऐसे मेटल लेयर बाय लेयर डैमेज हो जाती है। समझ में आ गया? क्या कॉपर रस्ट होता है? नहीं, कॉपर का केवल करोइजन होता है। सिल्वर क्या रस्ट होता है? नहीं, उनका केवल करोइजन होता है। ठीक है, वो एक ही तरीके की लेयर फॉर्म करते हैं, और वहां उनको कोई वेरिएबल अमाउंट में वाटर या ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। जैसे ये सिल्वर है, सिल्वर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करती है तो ब्लैक कोटिंग क्या कर लेगी, फॉर्म कर लेगी। ठीक है, समझ में आ गया है सर? क्लियर?
पर यहाँ वाटर का अमाउंट अगर चेंज होता है तो टाइप्स ऑफ रस्ट भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और ये एक्टिव लेयर है रस्ट, यानी कि मेटल को ये पाउडर डाउन हो जाती है, पील ऑफ हो जाती है और सेकंड लेयर एक्सपोज हो जाती है। समझ में आ गया? जबकि वहां कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की खाली जस्ट एक कोटिंग फॉर्म हो जाएगी, वो लेयर एक्टिव नहीं होती कि वो पील ऑफ हो जाए और सेकंड लेयर एक्सपोज हो जाए, ऐसा कॉपर के केस में नहीं होता। तो रस्ट जो चीज होती है ना वो फ्लेकी होती है, ठीक है, इसलिए प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, रस्टिंग। आयरन के केस में समझ में आ गया, कॉपर और सिल्वर केस में ऐसा नहीं है। और थोड़ा अगर आप हायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना थोड़ा बाद में जाके तो आपको और भी कुछ चीजें इसके बारे में पता चलने वाली है, क्यों हम कॉपर के केस में करोजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए अब बेटा जी आपने रेंसिडिटी और करोजन तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन में रस्टिंग होती है और क्या मेथड्स हैं मेटल को यानी कि आयरन को रस्टिंग से बचाने के, ठीक है। और जब आप ये अगली क्लास में जब ये सारा कर लेंगे तो यहां से ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, बी प्रोडक्टिव एंड स्टे हेल्दी।